वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं आज हाई स्कूल के जीव विज्ञान के सभी अध्याय में से नोट्स तैयार किया गया और यह नोट्स बोर्ड परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। सबसे पहले एक शब्द आता है त्वचक पतन। त्वचा की अधिचर्म की सबसे बाह्य स्तरीय मृत कोशिकाएं, जिसको कॉर्नियम स्तर की कोशिकाएं समय समय पर शरीर से पृथक होते रहती है और इस प्रक्रिया को त्वचक या त्वचा पतन कहते हैं। संवेदाग या ज्ञानेंद्रियां बाह्य वातावरण या शरीर के अंतः वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को ग्रहण करने वाले अंग संवेदी अंग कहलाते हैं, जैसे त्वचा, नासिक, जीभ, नेत्र, कर्ण आदि। त्वचा के कार्य। त्वचा के मूल रूप से बाह्य आघातों से शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, जीवाणु आदि संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना, पसीने के रूप में उत्सर्जक पदार्थ में उत्सर्जन में सहायता करना और शरीर के ताप का नियंत्रण करना कार्य है। स्वस्थ मनुष्य का ताप, ये खूब पूछा जाता है आपसे। स्वस्थ मनुष्य का ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। याद रखें, स्वस्थ शरीर का ताप 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। सेबियस ग्रंथि रोम पुटिका में लगी होती है। इसमें तैलीय पदार्थ सीबम स्रावित होता है, जो बालों को चिकना एवं जलरोधी बनाता है। सीबम क्या करता है? बालों को चिकना एवं जलरोधी बनाता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, जो अधोजिह्वा के निकट, अधोहनु के निकट और कर्णमूल के निकट होती है। कर्णमूल ग्रंथियों में संक्रमण से कर्णमूल रोग होता है। कर्णमूल रोग कर्णमूल ग्रंथियों के संक्रमण से होता है। लार में टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन मंड यानी स्टार्च को शर्करा में बदलता है तथा लाइसोजाइम जीवाणुओं का भक्षण करता है। याद रखें, लाइसोजाइम जीवाणुओं का भक्षण करता है, यानी मुंह से ही जीवाणुओं को, खाद्य पदार्थ के जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। मनुष्य के दांत गर्त दंती, द्विवार दंती और विषम दंती होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक काटने का कार्य करता है, रदनक चीरने फाड़ने का कार्य करता है, अग्रचर्वनक चबाने या पीसने का कार्य करता है और चर्वनक चबाने या पीसने का कार्य करता है। आगे है जठर ग्रंथियां आमाशय में स्थित होती है। जठर ग्रंथियां आमाशय में स्थित होती है, आमाशय के अंदर होती है, जिनसे जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में पेप्सिन, जो कि प्रोटीन पाचक एंजाइम है, लाइपेज वसा पाचक एंजाइम है और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। जठर रस में कौन कौन? पेप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए, लाइपेज वसा के पाचन के लिए और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। पीतरस यकृत में बनकर पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पीतरस कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। यह वसा का इमल्सीकरण करता है तथा भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। कौन? पीतरस। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये पूछा जाता है, यकृत है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम अर्थात 1.5 किलो के आसपास होता है। यकृत हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अग्नाशय रस अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। अग्नाशय रस निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन का पाचक करता है। अग्नाशय में रस में ट्रिप्सन और काइमोट्रिप्सन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। एमाइलेज मंड का पाचन करता है और न्यूक्लियेज एंजाइम में होता है। अग्नाशय ग्रंथि की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। कैसा? इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। ये खूब पूछा जाता है
कि अग्नाशय ग्रंथि के लैंगरहैंस की दीवारों से के बीटा कोशिका से, याद रखें लैंगरहैंस की दीवारों से बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी कमी से क्या होता है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है। लैंगरहैंस की अल्फा कोशिका द्वारा ग्लूकागान नामक हार्मोन का स्राव होता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मुल्डर ने किया था। प्रोटीन के निर्माण की इकाई एमिनो अम्ल होती है, मतलब प्रोटीन जिससे बनता है वो एमिनो अम्ल है। यह 20 प्रकार का होता है लगभग। यकृत के कार्य: पीत रस का निर्माण करना ताकि भोजन का माध्यम क्षारीय बन जाए, वसा का इमल्सीकरण करना, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में संचित करना, हिपेरियन का स्रावन करना, हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करना और विटामिन ए का संश्लेषण करना, निर्माण करना। आगे है विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फुंक ने किया था। विटामिन मत हॉकिंस तथा फुंक ने प्रस्तुत किया। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, ठीक है, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिक्टेस तथा ऑस्टियोमैलिशिया रोग होता है। विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया अर्थात रक्त का थक्का न जमने नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी नामक रोग होता है। विटामिन सी खट्टे फलों में अधिक पाए जाते हैं। विटामिन बी1 की कमी से, याद रखें विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अवशोषण: छोटी आंत द्वारा भोज्य पदार्थों का विसरित होकर रक्त में मिलना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण की क्रिया में सूक्ष्मांकुर सहायता करते हैं। स्वांगीकरण: अवशोषित भोज्य पदार्थ कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिका द्रव के अंश बनकर इसमें विलीन हो जाते हैं और इस क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। आगे कोशिकीय श्वसन: कोशिका में भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 38 एटीपी के अणु एडिनो ट्राइफॉस्फेट के अणु प्राप्त होते हैं। C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर CO2H2O और 38 एटीपी अर्थात लगभग 673 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। इसका पूरा नाम एडिनो ट्राइफॉस्फेट है। एडीपी का पूरा नाम एडिनो डाइफॉस्फेट है। वहीं NADP का पूरा नाम निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 12 से 15 बार श्वास लेता है। मनुष्य के फेफड़ों में संपूर्ण क्षमता 5800 लीटर होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव में होती है। ये पूछा जाता है आपसे, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में होती है तथा इसके अंत में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। केब्रस चक्र क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। केब्रस चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। आगे है ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर। इस क्रिया में मतलब ऑक्सी श्वसन में इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि अनॉक्सी क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सी क्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा बनते हैं, जबकि अनॉक्सी क्रिया में 2 एटीपी ऊर्जा बनते हैं। ऑक्सी क्रिया में CO2 अधिक मात्रा में निकलती है, जबकि अनॉक्सी क्रिया में CO2 कम मात्रा में निकलती है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से अनॉक्सी में 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। आगे है श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर। श्वसन यह एक अपचयी क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। श्वासोच्छ्वास
निश्वास में वातावरण से वायु श्वसन अंगों तक पहुंचती है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप अगर कहें श्वसन में तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 और जलवाष्प बनते हैं तथा ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि श्वासोच्छ्वास की क्रिया में उच्छ्वसन में श्वसन अंगों से CO2 और जलवाष्प शरीर से बाहर चली जाती है। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। आगे दो तरल उत्तकों के नाम, एक रुधिर दूसरा लसिका। आगे रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्म से होती है। याद रखें, रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मीसोडर्म से होती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त दाब को ये पूछा जाता है सिफगैमोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। रक्त दाब को सिफगैमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। और एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप ये भी पूछा जाता है 120/80 mmHg होता है। 120/80 mmHg होता है। मनुष्य के हृदय में 4 बेसेम कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में पहुंचता है तथा दाएं निलय से शुद्ध रुधिर पल्मोनरी या फुसफुस धमनी द्वारा फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाता है। दाएं अलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट को त्रिवलन कपाट कहते हैं। यह कपाट रक्त को अलिंद से निलय को और जाने देता है, लेकिन वापस अलिंद में नहीं आने देता। आगे है पल्मोनरी फुसफुस शिरा में शुद्ध रुधिर तथा पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। हृदय में केवल हृदय पेशियां पाई जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 से 75 बार धड़कता है। धमनी तथा शिरा में अंतर। धमनी की भित्ति मोटी होती है, इसकी गुहा संकरी होती है, इसमें कपाट नहीं होता है और इसमें शुद्ध रक्त बहता है। जबकि पल्मोनरी धमनी में को छोड़कर रक्त अत्यधिक दबाव के साथ बहता है धमनी में। शिरा की बात कर लें तो शिरा की भित्ति पतली होती है, इसकी गुहा चौड़ी होती है, इसमें कपाट होता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और पल्मोनरी शिरा को छोड़कर, क्योंकि पल्मोनरी शिरा यानी फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, रक्त धीमी गति से बहता है। आगे रक्त तथा लसिका में अंतर। रक्त के बारे में पहले जान लेते हैं। रक्त लाल रंग का तरल होता है। लाल ऋधुरकानी RBC पाए जाते हैं। श्वेत ऋधुरकानी WBC कम न्यूट्रोफिल्स अधिक होता है। O2 और पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। लसिका की बात करें तो यह रंगहीन तरल होता है। लाल रुधिराणु RBC नहीं पाए जाते हैं। श्वेत रुधिराणु तथा लिम्फोसाइट अधिक होता है। O2 और पोषक पदार्थ कम मात्रा में इसमें लसिका में पाए जाते हैं। आगे है लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके कारण रुधिर का रंग लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। रक्त के कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, CO2 का परिवहन करना, पोषक पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, उत्सर्जी पदार्थों हार्मोन आदि का परिवहन करना, शरीर के ताप का नियमन करना, चोट का उपचार करना, हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करना। आगे है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण। ये पूछा जाता है। लाल अस्थि मज्जा से होता है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती है। ऊंट तथा लामा को छोड़कर, चूँकि इसमें केंद्रक विहीन नहीं होते, यह श्वेत रुधिर कणिकाओं का भक्षण करती है। कौन? लाल रक्त कणिकाएं। रक्त प्लेटलेट्स रुधिर के जमने में सहायता करती है। मनुष्य तथा केचुए में बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। याद रखें, मनुष्य तथा केचुए में, जबकि वहीं तेलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग है। यह रुधिर का 55% होता है और प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है। रुधिर वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया तथा रुधिर को 4 वर्गों में बांटा।
ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही कही जाती है, ये पूछा जाता है। इनमें ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं किंतु कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है। रुधिर वर्ग ओ सर्वदाता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं लेकिन इसमें दोनों ए और बी प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। रक्त का थक्का जमाने में थॉम्ब्रिन प्रोटीन तथा कैल्शियम आयन आवश्यक होते हैं। हृदय चारों ओर से हृदय वर्णी पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा रहता है जिसमें हृदय वर्णी यानी पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है जो हृदय को घर्षण से बचाता है। प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे क्लोरोफिल युक्त पौधे जल एवं CO2 को लेकर प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और इस क्रिया को O2 गैस निकलती है। CO2 और जल मिलकर ग्लूकोज अर्थात C6H12O6 और 6H2O का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस जल के ऑक्सीकरण से निकलती है। वहीं अगर देखें प्रकाश अभिक्रियाशील हरित लवक ग्रेनम तथा अप्रकाश अभिक्रिया कैल्विन चक्र हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। वाष्पोत्सर्जन। पौधे के वायु भाग द्वारा जल का वाष्प में बदलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे का ताप सामान्य बना रहता है। वाष्पोत्सर्जन की दर ताप, आर्द्रता, प्रकाश, वायु आदि पर निर्भर करता है। वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने वाले उपकरण को पोटोमीटर कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन को दर को मापने वाले उपकरण को पोटोमीटर कहते हैं। आगे रंध्र। पत्तियों के सतह पर रंध्रों की संख्या औसतन 250 से 300 वर्ग मिलीमीटर होती है। रंध्र का निर्माण एक जोड़ी रक्षक द्वार कोशिकाओं द्वारा होता है। रक्षक कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है तथा हरित लवक पाए जाते हैं। रक्षक कोशिकाएं सहायक कोशिकाओं से घिरी रहती है। रक्षक कोशिकाओं में अस्फीति होने से रंध्र खुल जाते हैं और सथल होने पर बंद हो जाते हैं। रंध्र प्रायः दिन में खुलते हैं, याद रखें, और रात में बंद रहते हैं। आगे है रंध्र के कार्य। CO2 तथा O2 का आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। आगे बिंदु स्राव। जल रंध्रों द्वारा कोसा रस के बाहर निकलने की क्रिया बिंदु स्राव कहते हैं। जल रंध्र सदैव खुले रहते हैं और यह क्रिया वायुमंडल में अधिक आर्द्रता के कारण होती है। रसारोहण। पौधों में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कोशोरस के ऊपर चढ़ने की क्रिया को रसोरोहण कहते हैं। यह क्रिया जाइलम वाहिनियों एवं वाहिकाओं द्वारा किया जाता है। आगे है रसारोहण के संबंध में डिक्सन तथा जॉली का सिद्धांत। इसे वाष्पोत्सर्जन समंजन तनाव सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत 3 तथ्यों पर आधारित है। पहला, जाइलम वाहिकाओं एवं वाहिनियों में जल के अटूट स्तंभ होते हैं। जल अणुओं के मध्य लगभग 350 वायुमंडलीय दाब के बराबर समंजन बल होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण वाष्पोर्जनाकर्षण उत्पन्न होता है और वाष्पोत्सर्जन आकर्षण के कारण जल स्तंभ जड़ के जाइलम से पत्तियों के जाइलम तक ऊपर खिंचता चला जाता है। आगे खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की समुचित परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण अधिक सांद्रता वाले स्थानों से कम सांद्रता वाले स्थानों की ओर होता है। पत्ती की मीसोफिल कोशिकाएं में निरंतर भोज्य पदार्थ बनने के कारण परासरण दाब अधिक बना रहता है और जड़ तथा भोजन दाब वाली मीसोफिल कोशिकाओं से जड़ की ओर फ्लोएम द्वारा प्रवाहित होता है। पौधे में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन जाइलम उत्तक द्वारा एवं भोजन पदार्थों का परिवहन फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है आपका। जिब्रेलिन हार्मोन की खोज कुरोसोवा ने किया। इसका प्रयोग से पौधे की लंबाई तथा फलों का आकार बढ़ता है। जिब्रेलिन हार्मोन की मदद से। साइटोकाइनिन के कार्य कोशिकाओं का विभाजन करना, पुष्पन प्रारंभ करना और अनिषेक फलन को प्रेरित करना। आगे एथिलीन एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है। यह फलों को पकाने में सहायता करता है
यह वृद्धि रोधक एवं पत्ती पुष्प फल के विलगन यानी गिराने का कार्य करता है। ऑक्सिन की खोज F.W. वेंट ने किया था। ऑक्सिन के कार्य शीर्ष प्रभाविता, खरपतवार निवारण, अनिषेक फलन और विलगन को रोकना। आगे अनिषेक फलन। अनेक पौधे में ऑक्सिन का उपयोग करके बिना निषेचन के फलों का निर्माण कराने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इस फल में बीज नहीं होते हैं, जैसे अंगूर। अंतःस्रावी ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथियों से स्रावित रासायनिक पदार्थ को हार्मोन कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि आदि हैं। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि की लैंगरहेंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, तथा अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है। आगे दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में लगी रहती है। इसमें वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिक, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, थायरोट्रॉपिक हार्मोन आदि स्रावित होते हैं। आगे दोस्तों, बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों में अंतर। यह नील युक्त होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां, यह नलिका युक्त होती है। बाह्यस्रावी ग्रंथियों में लार, स्वेद और दुग्ध सीबम एंजाइम आदि स्रावित होते हैं एवं स्रावित पदार्थ नलिकाओं द्वारा अंगों तक पहुंचते हैं। वहीं अंतःस्रावी ग्रंथि यह नलिका विहीन होती है। इन ग्रंथियों में हार्मोन स्रावित होते हैं। स्रावित ग्रंथियां रक्त के माध्यम से अंगों तक पहुंचती है। अब है हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर। सबसे पहले हार्मोन के बारे में जान लेते हैं कि हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ये प्रोटीन्स, एमिनो अम्ल, स्टेरॉयड आदि के व्युत्पन्न होता है। इसका अनुभार बहुत कम होता है और ये उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेता है। वहीं अगर हम देखें एंजाइम की बात करें तो ये बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ये प्रोटीन्स होता है तथा इसका अनुभार अधिक होता है और ये उपापचयी क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। आगे है जनन के प्रकार। द्विखंडन जैसे जीवाणु ईस्ट में, मुकुलन जैसे ईस्ट में, खंडन शैवाल और कवक में, बीजाणु जनन शैवाल और कवक में। आगे दोस्तों, कायिकी जनन जड़ों द्वारा जैसे डहेलिया, सताबार, शकरकंद, परवल ये सब में जड़ों द्वारा कायिकी जनन होता है। वहीं तने द्वारा आलू, प्याज, अदरक, अरबी ये सब में तने द्वारा, जबकि पत्तियों द्वारा अजूबा या कह सकते हैं हीमोफीलिया, ब्रायोफिलम ये सब। आगे परागन। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। परागन कई माध्यमों द्वारा होता है, जैसे वायु परागन मक्का में, जल परागन बैली सनेरिया में, कीट परागन सैलिविलिया में आदि। आगे निषेचन। नर युग्मक तथा अंड कोशिका के मिलने को निषेचन या समयुग्मक कहते हैं और इससे भ्रूण का निर्माण होता है। त्रिक संलयन। दूसरे नर युग्मक तथा द्वितीयक केंद्रक 2n के मिलने से त्रिक संलयन होता है। त्रिक संलयन से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। द्विनिषेचन। संयुग्मन तथा त्रिक संलयन को संयुक्त रूप से द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन के पश्चात बीजांड में से बीज बनता है। द्विनिषेचन आवृत्ति बीजी पौधे की विशेषता, इसकी खोज नवासीन ने किया था। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण पहला अशिक्षा, दूसरा धार्मिक मान्यताएं, तीसरा बाल विवाह, चौथा शीघ्र यौन परिपक्वता, पांचवा परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता और छठा निम्न सामाजिक स्तर।
जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय: उचित शिक्षा व्यवस्था, आर्थिक स्थिति में सुधार, कानूनी व्यवस्था द्वारा, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर एवं परिवार नियोजन द्वारा। अब परिवार नियोजन, परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित 2 या 3 रखना परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन की 2 विधियां हैं। अस्थायी विधि, गर्भ निरोधक गोली के प्रयोग द्वारा, जैसे माला डी, माला एन इत्यादि दवाइयाँ, लूप यानी कॉपर टी द्वारा, निरोध के प्रयोग द्वारा एवं गर्भ समापन के द्वारा। अस्थायी व्यवस्था, पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी द्वारा। आगे, तंबाकू में निकोटीन नामक एल्केलाइड पाया जाता है जो गले एवं मुख कैंसर को उत्पन्न करता है। याद रखें, निकोटीन नामक एल्कोलाइड पाया जाता है तंबाकू में जो गला एवं मुख कैंसर देता है। 31 मई को विश्व तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। चाय के पौधे का वैज्ञानिक नाम साइनेनिस होता है। चाय में थीन और कैफीन नामक एल्कोलाइड पाया जाता है। कॉफ़ी कैफियो अरेबिया के बीजों से बनाई जाती है। कॉफ़ी में कैफीन नामक एल्कोलाइड पाया जाता है। एल्कोहल सबसे अधिक यकृत को प्रभावित करता है, पूछा जाता है एल्कोहल सबसे ज़्यादा किसको, तो लीवर को, यकृत को प्रभावित करता है, जिसके कारण लीवर फैटी हो जाती है। इसकी अधिकता से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अफीम में मॉर्फिन नामक एल्केलाइड पाया जाता है। अफीम पोस्त के फल से प्राप्त होता है। किससे? पोस्त के फल से। इसके सेवन से व्यक्ति भ्रामक स्थिति में आ जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिक का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग मीठी मटर, जिसको पाइसम सेटवाइम, पर किए थे। आनुवांशिकी लक्षणों के वंशागति को आनुवांशिकता कहते हैं। जब तुलनात्मक या विपरीत लक्षणों वाले जनकों के बीच निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को संकरण तथा इससे उत्पन्न संतानों को संकर कहते हैं। प्रभावी लक्षण, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण की क्रिया कराई जाती है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे लंबे तथा बौनेपन में लंबापन प्रभावी लक्षण है। आगे है एलील या एलीलोमॉर्फ। तुलनात्मक लक्षणों वाले जोड़ों को एलील कहते हैं, जैसे लंबा और बौना। संकर पूर्वज संकरण, जब संकर संतान F1 एवं किसी शुद्ध जनक के बीच संकरण कराया जाता है तो उसके परीक्षण संकरण कहते हैं और इससे पौधे का जीनोटाइप ज्ञात किया जाता है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन ने किया था। मेंडल ने इसे कारक नाम दिया था। प्रभाविता का नियम, जब तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 से प्रभावी लक्षण सुप्ता लक्षण को प्रदर्शित नहीं होने देता है। जैसे लाल सफ़ेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में सभी पौधे लाल ही होते हैं। आगे है पृथक्करण, युग्मकों की शुद्धता का नियम। प्रथम पीढ़ी F1 से संकरण संतानों के परस्पर संकरण कराने पर द्वितीय पीढ़ी F2 में लक्षणों का एक निश्चित अनुपात 3:1 में पृथक्करण हो जाता है। अतः पृथक्करण का नियम कहते हैं, अर्थात युग्मकों के निर्माण के समय जोड़े के जीन्स पृथक होकर प्रत्येक युग्म में केवल एक जीन होता है। इस प्रकार युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। स्वतंत्र अपविभवन का नियम, 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीनों के जोड़े के जीन्स एक दूसरे युग्मकों में आ जाते हैं और निषेचन के समय युग्मक आपस में अनियमित रूप से संयोजित हो जाते हैं, तो इसे हम स्वतंत्र अपविभवन का नियम कहते हैं। आगे समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी। समयुग्मजी के पहले जानते हैं। जब किसी युग्म के दोनों जीन्स समान होते हैं तो उस युग्म को समयुग्मजी कहते हैं। ये शुद्ध युग्म होते हैं, इसमें दोनों जीन्स समान होते हैं, जैसे कैपिटल RR स्मॉल RR। विषम युग्मजी, जब किसी युग्म के दोनों जीन्स समान होते हैं तो उसको समयुग्मी कहते हैं।
ये संकर युग्म है। इसमें दोनों जीन्स तुलनात्मक लक्षण वाले होते हैं, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स कहलाते हैं और 23वीं जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाती है। पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 44 + XY, जबकि स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 44 + XX होता है। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाल्डेयर ने किया था। लिंग संलग्न लक्षण। सामान्यतः लिंग गुणसूत्रों लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, किंतु कुछ अन्य लक्षण के जिन लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, इन लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। इन्हें 3 समूहों में बांटा गया। पहला, संलग्न लक्षण। इसके लिए X गुणसूत्र पर इसके जीन X गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, जैसे हीमोफीलिया और वर्ण अंधता, ये संलग्नता बीमारी के लक्षण है। संलग्न लक्षण, इसके लक्षण Y गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, जैसे हाइपरट्राइकोसिस यानी कर्ण पल्लवों का लंबे या मोटे होना। आगे संलग्न लक्षण जैसे पूर्णबंधता या नेफाइटिस, ये सब। आगे है एल्कटोन्यूरिया रोग में मूत्र हवा से के संपर्क में आने पर काला हो जाता है। सूजननिकी व्यावहारिक आनुवंशिकी वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी के सिद्धांतों की सहायता से मानव की भावी पीढ़ियों एवं लक्षणों की वंशागति की नियंत्रण करके मानव जाति को सुधारने का अध्ययन किया जाता है, सूजननिकी कहलाती है। सर फ्रांसिस गैल्टन को सूजननिकी का जनक कहा जाता है, याद रखें, सूजननिकी। आगे वाटसन तथा क्रिक, ये खूब पूछा जाता है। वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की संख्या 2 के स्थान 3 हो जाती है। इस प्रकार कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पे 47 हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की आंखें तिरछी, पलकें मंगोलों की भांति, सिर गोल, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी हो जाती है। ये मंदबुद्धि होते हैं, कद छोटा होता है और इसे मंगोलिक जड़ता कहते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य की जनन कोशिकाओं में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र नर तथा मादा दोनों में समान होती है, इसमें ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। स्त्री में लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, इन्हें XX के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वहीं पुरुष में लिंग गुणसूत्र असमान होते हैं, जिसे XY द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वर्णार्ध व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाता, इसलिए ऐसे व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता। गुणसूत्र केंद्रक द्रव्य में स्थित क्रोमेटिन जाल कोशिका विभाजन के समय सिकुड़ कर मोटे हो जाते हैं, जो गुणसूत्र कहलाते हैं। इनकी खोज स्ट्रासबर्ग ने किया तथा वाल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया। आगे है पेलिकल। गुणसूत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसे पेलिकल कहते हैं। इसके अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ मैट्रिक्स भरा रहता है। क्रोमोनीमेटा। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, जो परस्पर लिपटे रहते हैं। इन क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं, जिनमें जीन्स होते हैं। सेंट्रोमियर। गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। इसे प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। सैटेलाइट। कुछ गुणसूत्रों में द्वितीय संकीर्णन के बाद सिरे पर गोलाकार रचना होती है, जिसे सैटेलाइट कहते हैं। गुणसूत्र आनुवंशिकी लक्षणों के वाहक होते हैं। इन्हें वंशागति का भौतिक आधार माना जाता है। डीएनए के निर्माण की भौतिक इकाइयाँ न्यूक्लियोटाइड होती है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर। सबसे पहले डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए द्विसूत्री होता है।
इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है और डीएनए थाइमिन क्षार पाया जाता है। आरएनए यह एक सूत्री होता है, इसमें राइबोज शर्करा होती है। आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती है और आरएनए में यूरेसिल क्षार पाया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, सूक्ष्म विज्ञान, आनुवांशिकी और रसायन अभियांत्रिकी के तकनीकी ज्ञान का एकात्मक सघन उपयोग एवं जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी का महत्व, कृषि में महत्व, रोग रहित एवं रोग प्रतिरोधक पौधों को विकसित करना, भूमि एवं पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया को बढ़ाना एवं पौधों में पोषण क्षमता बढ़ाना, जैव उर्वरकों को खोज करना आदि है। चिकित्सा क्षेत्र में महत्व, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स एवं एंजाइम का निर्माण करके चिकित्सीय उपचार करना, जैसे इंटरफेरॉन विषाणु संक्रमण एवं कैंसर उपचार में मानव वृद्धि हार्मोन सोमटोट्रिपिन, कृत्रिम तरीके से बनाया गया प्रथम वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, यूरोमेस्ट्रॉन इत्यादि है। आगे है जीनी अभियांत्रिकी, यानी जीनी या कह सकते हैं कि इसको आनुवांशिकी इंजीनियरिंग। तो आनुवांशिकी पदार्थ डीएनए की संरचना में हेर फेर करने को जीनी अभियांत्रिकी कहते हैं। इसकी नींव नॉर्थन एवं स्मिथ ने 1970 में डाली। ट्रांसजेनिक पौधे, किसी पादप में विदेशी जीन्स को स्थानांतरित करने से प्राप्त पादप को ट्रांसजेनिक पादप कहलाता है। ट्रांसजेनिक पौधे रोग प्रतिरोधी होते हैं तथा अधिक उत्पादन की क्षमता होती है। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपेरिन ने आधुनिक परिकल्पना प्रस्तुत की। आदि वातावरण में ऑक्सीजन का अभाव था। आदि मतलब पुराने जमाने में ऑक्सीजन का अभाव था। जीवन परिकल्पना का मत लुई पास्चर ने प्रस्तुत किया। कोएसर वेट्स का नाम ओपेरिन ने दिया और कोएसर वेट्स आदि सागर में बनी जटिल कार्बनिक प्रोटीन कोलाइडी संरचना थी। सिडनी फॉक्स ने इस प्रकार की रचना को माइक्रोस्फीयर नाम दिया था। लैमार्क ने फिलॉसफी जूलॉजिकल नामक पुस्तक लिखा। फिलॉसफी जूलॉजिकल नामक पुस्तक लैमार्क ने लिखा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, भ्रूण परिवर्तन या व्यक्तित्व वृत्ति में जाति वृत्ति में पुनरावृत्ति होती है, इसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत को अर्नस्ट हैकेल ने प्रतिपादित किया। संयोजक करी, जब किसी जंतु में दो वर्गों समूहों के लक्षण मिलते हैं तो उन्हें जंतुओं को संयोजक करी कहते हैं। आगे है आर्कियोपटेरिस या सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के बीच की करी। एक डीना सरीसृप एवं स्तनधारी वर्ग के बीच की करी। युगलिना जंतु एवं पादक वर्ग के बीच की करी। आगे अवशेषी अंग, जंतुओं में निष्क्रिय या अनावश्यक अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं। मनुष्य में 100 से अधिक अवशेषी अंग हैं, जैसे त्वचा के बाल, निमसेक पटल, क्रीम रूपी प्रेषका, पुच्छ, केशरुका इत्यादि। उत्परिवर्तन, जंतुओं में अचानक होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये उत्परिवर्तन वंशागत होते हैं। जैव विकास, जैव विकास अत्यंत धीमी गति से निरंतर चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न कोटि के सरल जीवों से उच्च कोटि के जटिल जीवों का विकास होता है। समजात अंग, विभिन्न जंतुओं के वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं मूल संरचना समान होती है किंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ, घोड़े के अगले टांग की उंगली और चिड़ियों के पंख समजात अंग के उदाहरण हैं। आगे समवृत्त अंग, विभिन्न जंतुओं के वे अंग जिनकी मूल संरचना भिन्न भिन्न होती है किंतु कार्य एक समान होते हैं, समवृत्तीय अंग कहलाते हैं। जैसे तितली के पंख, टेरोडेक्टाइड एवं पक्षी के पंख इत्यादि। लैमार्कवाद निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। पहला, वातावरण का सीधा प्रभाव। दूसरा, अंगों का उपयोग। तीसरा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। डार्विनवाद निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। पहला, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। दूसरा, जीवन अंतर जातीय संघर्ष। तीसरा, वातावरणीय संघर्ष।
चौथा विभिन्नताएं एवं इनकी वंशागति की उत्तरजीविता, पांचवा प्राकृतिक चयन और छठा नई जातियों की उत्पत्ति। तो इस प्रकार से आपके कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स थे। 140 पॉइंट आपने देखा बायोलॉजी के। इससे प्रश्न आते ही हैं, कम से कम आपके 10 प्रश्न, 30 में 10 प्रश्न के आसपास इससे होंगे। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में अगले सब्जेक्ट के नोट्स।